बेंजोडाइजिपीन्स का या बारबिचुरेट्स का। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले आपको गाबा रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ज़्यादातर ना लिम्बिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको काम कर दे, आप थक गए हैं तो आपको नींद इंड्यूस करवा दे, अगर एक न्यूरॉन्स ने एक्साइटमेंट शो कर दिया तो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे और आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करे। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने हाथ सीधा कर दिया, अब इसका मतलब यह है कि मेरा हाथ एक्साइटमेंट स्टेट के अंदर चला गया। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि मेरा हाथ ज़िंदगी भर सीधा रहेगा, मैंने हाथ पीछे फोल्ड भी तो करना है। तो अब ये जब हाथ फोल्ड करना है मतलब यह है कि मेरे जो हाथों को न्यूरॉन सप्लाई कर रहा था उसकी एक्साइटेशन कम करनी है, ख़त्म करनी है। उसकी एक्साइटेशन को ख़त्म करने के लिए एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी होना ज़रूरी है जो गाबा है। गाबा के ना 3 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है गाबा ए रिसेप्टर, एक होता है गाबा बी रिसेप्टर और एक होता है गाबा सी रिसेप्टर। उसमें से जो गाबा ए और गाबा सी होता है ये आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है, यानी ये लाइगेंड गेटेड होता है। यानी जो गाबा होगा वो एज अ लाइगेंड काम करेगा, वो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फौरन चैनल खुल जाएंगे, लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड एंड सेल्स के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो गाबा बी रिसेप्टर होता है वो मेटाबोट्रोपिक होता है, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की तरह होता है। और जब गाबा इस पे एक्ट करता है तो उसी तरह जी प्रोटीन सेपरेट हो जाती है और उसके बाद लास्ट में अल्टीमेटली ये होता है कि पोटेशियम आयन सेल से बाहर चले जाते हैं, सेल हाइपरपोलराइज्ड हो जाता है। हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स से रिलेटेड बात है तो सेडेटिव और हिप्नोटिक स्पेसिफिकली गाबा ए रिसेप्टर पे काम करती हैं, इसीलिए हम सिर्फ गाबा ए रिसेप्टर पढ़ेंगे। हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नॉर्मली जो गाबर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। लिम्बिक सिस्टम ने हमारी बॉडी के पूरे इमोशनल स्टेटस को कंट्रोल करना होता है। यानी अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हमें बेइज्जती फील हो रही है, हमें खुशी हो रही है, गमी हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम के 2 न्यूरॉन बाहर निकाले हुए हैं। अब ये न्यूरॉन जब एक्साइट होगा यानी एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो इस न्यूरॉन्स के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट है और उससे एंजाइटी अटैक आया हुआ है या कोई पेशेंट है जिसे एपिलिप्सी का अटैक आया हुआ है या कोई टेंशन वगैरह है उसको, उस सूरत में ये होगा कि ये न्यूरॉन बहुत ही ज़्यादा ओवर फायर होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो लिम्बिक सिस्टम होगा ये पूरे के पूरे ब्रेन के अंदर वो सिग्नल ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। की वजह से ये होगा कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी अनकंट्रोल स्टेट में चली जाएगी, यानी आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप अपने ऊपर काबू करना छोड़ देंगे। इसके साथ साथ आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, इन सारे सिस्टम को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए ना इसके साथ एक और न्यूरॉन लगाया हुआ है जिसका नाम है गाबर्जिक न्यूरॉन। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं तो उससे पहले ना यहाँ से जो गाबर्जिक न्यूरॉन्स होंगे ये गाबा रिलीज कर देते हैं और गाबा क्या करता है, आगे इन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, इस न्यूरॉन्स को आगे फायर ही नहीं होने देता। अगर ये न्यूरॉन फायर नहीं होगा तो ये आगे मैसेज कंडक्ट कर पाएगा ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस को? नहीं। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी काम हो जाएगी। यानी यहां से गाबा रिलीज हुआ और गाबा ने इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड की। रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद गाबा क्या करता है कि लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर ले आता है और गाबा ने इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इनहिबिटरी एक्शन शो किया। अब गाबा कैसे इनहिबिटरी एक्शन शो करता है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक रिसेप्टर मैंने ये बाहर निकाला हुआ है, इसको देख। अब ये जो रिसेप्टर है इसको हम कहते हैं गाबा रिसेप्टर। एक रिसेप्टर है जिसके साथ गाबा बाइंड हुआ हुआ है, इसको हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर। अब नॉर्मली ये जो गाबा ए रिसेप्टर होता है ना ये बंद होता है, क्लोज स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से गाबा रिलीज होता है और वो आके इसके साथ बाइंड कर जाता है तो ये चैनल खुल जाते हैं और खुलने के बाद लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर आ जाते हैं, यानी इस न्यूरॉन्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये न्यूरॉन हाइपरपोलराइज हो जाता है। अब इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये आगे एक्शन पोटेंशियल फायर ही नहीं कर सकता। ये एक्शन पोटेंशियल तब फायर होता है जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाए और सेल के बाहर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाए। लेकिन गाबा क्या करेगा, सेल के अंदर क्लोराइड आयंस इतने ज़्यादा कर देगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उसके बाद सेल आगे फायर ही नहीं कर पाएगा। यहां पर देखें जैसे ही गाबा यहां पे बाइंड हुआ ये चैनल ओपन हो गया, लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड आयंस न्यूरॉन्स के अंदर आ गए। जब लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड आयंस न्यूरॉन्स के अंदर आ गए तो सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसको कहते हैं कि न्यूरॉन हाइपरपोलराइज हो गया। जब ये हाइपरपोलराइज हो जाता है तो न्यूरॉन इनहिबिटरी स्टेट के अंदर चला जाता है और अब ये अगले न्यूरॉन्स को न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए एक्टिवेट नहीं कर सकता। अब मैं आपको इस बेंजोडाइजिपीन और बारबिचुरेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस गाबा ए रिसेप्टर का असल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि असल में ये कैसे होता है और ये ड्रग्स कैसे जाके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होके
सेम यही वाला इफेक्ट शो करती हैं जो गाबा शो करता है। ये है हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर के मैंने आपको दो व्यू दिखाए हैं, एक है फ्रंट व्यू, एक है टॉप व्यू। फ्रंट से हमें गाबा ए रिसेप्टर इस तरीके का दिखता है और टॉप से हमें इस तरीके का दिखता है। तो गाबा ए रिसेप्टर होता है, ये लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर होता है और इसके 5 सब यूनिट होते हैं, जिसमें 2 अल्फा, 2 बीटा और एक गामा सब यूनिट शामिल है। यानी बीटा अल्फा गामा, 2 बीटा, 2 अल्फा और एक गैमा सब यूनिट शामिल होता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है वो ये है कि जो गाबा होता है वो अल्फा और बीटा सब यूनिट के दरमियान एक छोटी सी एक्टिव साइट होती है, वहां पर जाके बाइंड होता है। यानी ये अल्फा और बीटा सब यूनिट के साथ छोटी सी एक्टिव साइट बनी हुई होती है। ये गाबा रिलीज होने के बाद यहाँ पर बाइंड होता है, उसके बाद ये चैनल ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड आयन सेल के अंदर आ जाते हैं। यानी गाबा रिलीज होगा, वो आके यहाँ पर बाइंड करेगा, उसके बाद क्लोराइड चैनल ये जो बंद होगा ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि ये जो गाबा ए रिसेप्टर होता है, इसमें जो अल्फा और गैमा साइड होती है, अल्फा और गैमा साइड होती है, इसके करीब करीब ना एक और एलोस्टेरिक साइट रखी हुई है जहां पर बेंजोडाइजिपीन आगे बाइंड हो सकता है। यानी जो अल्फा और गैमा होता है इनके दरमियान एक छोटी सी एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक साइट का क्या मतलब है कि ऐसी साइट जो एक्टिव साइट के अलावा हो और कोई भी ड्रग आके वहां पर बाइंड हो सके। बेंजोडाइजिपीन क्या करती हैं, वो जाकर गाबा ए रिसेप्टर के जो अल्फा और गामा कंपोनेंट होता है वहां पर जो एलोस्टेरिक साइट होती है वहां पर आके बाइंड कर जाते हैं। बेंजोडाइजिपीन जब आके यहां पर बाइंड हो जाएंगे तो ये चैनल ओपन नहीं होंगे, बल्कि ये लार्ज क्वांटिटी में गाबा को बुलाएंगे। लार्ज क्वांटिटी में गाबा आएगा, यहां पर बाइंड करेगा और इस चैनल को खोल देगा। उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर जाएंगे और न्यूरॉन्स का इनहिबिटरी एक्शन शो हो जाएगा और सेल सुप्रेस हो जाएगा। इसी तरह जो बारबीचुरेट्स होती हैं वो आकर इस अल्फा कंपोनेंट्स के साथ बाइंड करते हैं और इस अल्फा कंपोनेंट्स के साथ बाइंड करने के बाद लार्ज क्वांटिटी में गाबा को बुलाते हैं। गाबा आके दोबारा यहाँ पे बाइंड करता है और ये चैनल दोबारा ओपन हो जाते हैं। जो बारबीचुरेट्स हैं और बेंजोडाइजिपीन है, इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेन फर्क क्या है? इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेन फर्क ये होता है कि जो बेंजोडाइजिपीन होता है वो आगे यहाँ पे बाइंड कर जाता है और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल को इंक्रीज कर देता है। यानी चैनल जल्दी से ओपन होंगे, क्लोज होंगे, ओपन होंगे, क्लोज होंगे, ओपन होंगे, क्लोज होंगे। जबकि बारबीचुरेट्स क्या करता है, वो आके यहाँ पर बाइंड कर जाता है और वो इस चैनल को देर तक खुला रखेगा। यानी जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर देगा। उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में एक ही बारी क्लोराइड आयन सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे, सेल्स को हाइपरपोलराइज करके उसको इनहिबिटरी स्टेट के अंदर ले जाएंगे। तो ये बारबीचुरेट्स का और बेंजोडाइजिपीन का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से। बारबीचुरेट्स यहाँ पर आगे बाइंड हो जाते हैं और इसे काफी देर तक खुला रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल काफी देर तक हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट के अंदर चला जाता है। इसीलिए हम बारबीचुरेट्स को जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको दे के हम बंदे को कंप्लीटली बेहोश भी कर सकते हैं। इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, यानी ये डिपेंडेंस डेवलप कर लेता है और उसके साथ साथ आपको कोमे में भी लेके जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, लार्ज क्वांटिटी में क्लोराइड इन सेल्स के अंदर आएंगे, सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगा और इनहिबिशन ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी। लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई बेंजोडाइजिपीन्स आर बेटर चॉइस ऑफ ड्रग देन बारबीचुरेट्स। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, अभी मैं जल्दी से आपको दोबारा बता देता हूँ कि बेंजोडाइजिपीन्स क्यों अच्छी ड्रग्स हैं एज कम्पेयर टू बारबीचुरेट्स। पॉइंट ये है वेरी लो अब्यूज लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसकी लत नहीं पड़ती है, यानी नशा नहीं पड़ जाएगा। अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तब भी आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन बारबीचुरेट्स अगर आप लेना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद जब तक आप ये वाली मेडिसिन नहीं लेंगे आपको नींद ही नहीं आएगी। कैन बी यूज्ड इन डे टाइम एज एन एंटी जाइलोटिक ड्रग। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई एंजाइटी अटैक आ गया तो आप दिन को इसको ले लेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा, यानी आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। इसको दिन के टाइम लेते हैं तो बैठे बैठे आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। तो ना ही आप ड्राइव वगैरह कर सकते हैं और ना ही स्टडी वगैरह कर सकते हैं। बेंजोडाइजिपीन डू नॉट प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन हाई डोजेस। ये एनेस्थेसिक इफेक्ट नहीं शो कर सकते हैं हाई डोजेस के ऊपर, जबकि बारबीचुरेट्स कर सकते हैं। डू नॉट इफेक्ट रिस्पायरेटरी और सीवीएस इफेक्ट। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम या सीवीएस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बारबीचुरेट्स आपके मसल्स को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देता है जिसकी वजह से आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपका दम घुटने लग जाता है और आप कोमे की स्टेट के अंदर जाके आपकी डेथ भी हो सकती है। दे हैव नो हाइपरजेल्सिक इफेक्ट, दे हैव हाइपर एनाल्जेसिक इफेक्ट, दे हैव स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट। इसका स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट भी है, इसे फ्लोमाजेनिल कहते हैं। इसकी कोई ओवरडोज हो जाती है तो आप फ्लोमाजेनिल को एज एन एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बारबीचुरेट्स के कोई साइड इफेक्ट शो हो जाते हैं तो आपके पास उसका कोई भी एंटागोनिस्ट नहीं है। का सारा हमारे पास सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।